एक लड़का जो न्यूयॉर्क के हार्लेम में एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, जिसके सपने बहुत ही बड़े थे। उसने अपने आप को फैशन, म्यूज़िक और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन फिर आगे चलकर उसी के नाम से जुड़े ड्रग्स, वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस। ये कहानी है पी डीडी की, जो कभी दुनिया के अमीर रैपर्स में गिने जाते थे, लेकिन आज फंसे हैं एफबीआई की जांच में। तो चलिए जानते हैं इस सुपरस्टार की राइज और फॉल की पूरी सच्ची कहानी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। पी डीडी का असली नाम है शॉन जॉन कॉम्स, जिनका जन्म 4 नवंबर 1969 को न्यूयॉर्क के हार्लेम में हुआ था। उनके फादर मेलविन, जो यूएस एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे, लेकिन फोर्स छोड़ने के बाद वो ड्रग डीलर बन गए और उनकी 33 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। शॉन की मॉम का नाम था जेनिस, जो एक मॉडल थी। अब पिता की मौत के बाद शॉन की परवरिश ब्रोंक्स में हुई, जहाँ वो गरीबी और क्राइम से लड़ते हुए बड़े हुए। और यहीं से शुरू हुआ उनका एक हसलर एटीट्यूड, कुछ बड़ा करने की आग। शॉन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मेजर्स को सीखने के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन उसने अपने म्यूज़िक के पैशन के चलते सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया था। अब 90s में शॉन न्यूयॉर्क आकर अपटाउन रिकॉर्ड्स में एज एन इंटर्न काम करने लगे, लेकिन ये शॉन टैलेंट को पहचानने में माहिर था और यही चीज़ देखते हुए उसे इंटर्न से टैलेंट मैनेजर बना दिया गया। लेकिन 1993 में शॉन को इस कंपनी ने निकाल दिया और रीज़न ये बताया कि शॉन को हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत थी। वो हर काम अपने हिसाब से करना चाहता था। लेकिन अपटाउन रिकॉर्ड से निकलने के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपना एक खुद का लेबल बनाया, जिसका नाम रखा बैड बॉय रिकॉर्ड्स, जिससे उसने लॉन्च किया बिगी को, जो उस टाइम का बहुत ही बड़ा रैपर बना। अब शॉन के इस लेबल में वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, वो पैसे भी कमा रहा था, उसकी कंपनी भी आगे बढ़ रही थी, इनफैक्ट वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मर आर्टिस्ट ने सामने आकर यह बात बताई कि डीडी बहुत ही ज़्यादा अनफेयर बिजनेसेस करता था। बैड बॉय रिकॉर्ड्स में आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, यानी कि उनका शोषण किया जाता था। उनमें से एक आर्टिस्ट था रैपर मेज, जिसने पब्लिकली सामने आकर ये बात रिवील की थी कि कैसे इस डीडी ने उनके म्यूज़िक राइट्स को ज़बरदस्ती अपने पास होल्ड करके रखा हुआ था और उनके जाने के बाद भी डीडी उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट भी किया करता था। द लॉक्स ग्रुप ने भी सामने आकर ये बताया था कि डीडी आर्टिस्ट से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवाता है जिनमें से आर्टिस्ट का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कुछ भी लिखा होता था वो इन सारे आर्टिस्ट को फॉलो करना पड़ता था और फाइनेंशियली ये सभी सफ़र भी कर रहे थे, क्योंकि ढंग से पैसे तो दिए नहीं जाते थे। और डीडी के इसी बिहेवियर की वजह से कई सारे आर्टिस्ट बैड बॉय रिकॉर्ड्स को छोड़ चुके थे। साल 2020 में मैज ने डीडी को एक्सपोज करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वैसे तो डीडी ब्लैक आर्टिस्ट को फेयर डील्स देने की बात करता है, लेकिन फिर वो उन्हीं आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करता है अनफेयर डील्स के साथ। मैज ने यह भी रिवील किया था कि जब उन्होंने डीडी से अपने खुद के म्यूज़िक राइट्स वापस मांगे तो डीडी ने सामने से $2 मिलियन की मांग की थी, जबकि डीडी ने शुरुआत में मेज को सिर्फ $20,000 ही दिए थे। तो अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो डीडी अपने आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, उसके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग एक्चुअली में बहुत ही बड़ा है कंट्रोवर्सी का। डीडी की एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदत थी हर चीज़ में पंगा लेने की, और इसी आदत की वजह से उन्होंने डेथ रो रिकॉर्ड्स के शग नाइट से भी पंगा लिया था और उनके साथ एक बहुत ही बड़ी राइवलरी थी। और अब इस डेथ रो रिकॉर्ड्स में टूपाक भी साइन थे और ये कहा जाता है कि इसी राइवलरी के चलते बिगी और टूपाक पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बिगी की जान चली गई थी और टूपाक बच गए थे। फिर टूपाक ने पब्लिकली ये बोला कि उनके ऊपर अटैक का रीज़न है बिगी, डीडी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स। साल 2018 में ऑर्लैंडो एंडरसन नाम के गैंगस्टर के अंकल ने ये रिवील किया था कि वो टूपाक के मर्डर में इन्वॉल्व थे और डीडी ने उनको $1 मिलियन दिए थे टूपाक और शग नाइट को मारने के लिए। अमेरिकन रैपर एमिनेम का भी ये मानना था कि डीडी टूपाक के मर्डर में शामिल था और एमिनेम ने अपने गाने फ्यूल में इसका जिक्र भी किया है।
Yep, RP, rest in peace. Biggie and Pac, both of y'all should be living. Put a hit on me like KVD. लेकिन आज तक इस टूपाक की मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। ईयर 1997 में जब बिगी की हत्या हुई तो उसी साल डीडी ने अपना एक एल्बम निकाला, नो वे आउट, जो कि एक बहुत ही हिट एल्बम साबित हुआ और उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता। और इसके बाद डीडी ना सिर्फ रैप स्टार बने बल्कि वो फैशन, परफ्यूम और टीवी शोज़ के भी बादशाह बन चुके थे। उन्होंने शॉन जॉन के नाम से एक फैशन ब्रांड भी शुरू कर दिया। उन्होंने सिरोक वोडका के साथ पार्टनरशिप भी की जो उन्हें करोड़ों का फ़ायदा देने लगी। पी डीडी की नेटवर्थ साल 2022 तक आते आते ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक पहुंच गई थी, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए, और वो फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर रैपर्स में गिने जाने लगे। पी डीडी एक और चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द डीडी पार्टी। डीडी की ये पार्टी इतनी ज़्यादा लेविश और अलग होती थी कि एक लाइन सब लोग बोलने लग गए थे, एंड नो पार्टी लाइक अ डीडी पार्टी। इन पार्टीज़ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल थे, जैसे कि बेयोंसे, जे-ज़ी, किम कार्दाशियन, ड्रेक, अशर, डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन, जो खुद एक सेक्स ट्रैफिकिंग एक्ट में जेल गए थे और वहाँ पे वो डेथ पाए गए थे। अब इन पार्टीज़ में लेविश फूड, लेविश एम्बियंस, ये सब कुछ होता था, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में ये पार्टी सेक्स पार्टीज होती थी जो कि सिर्फ इनवाइटेड लोगों के लिए थी, और इन पार्टीज़ में ड्रेस कोड भी होता था वाइट कलर का, और इन पार्टीज़ में हर एक टाइप के ड्रग्स होते थे जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। उस टाइप के ड्रग्स इन पार्टीज़ में शामिल थे, और ये ड्रग्स कुछ इस तरह के होते थे कि जो लोग भी ये ड्रग्स लेते थे उनको ये ड्रग्स 30-30 घंटे तक जगाए रखते थे, वो भी बिना थके, ताकि ये लोग इन सेक्स पार्टीज़ को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। अब इन पार्टीज़ में लोगों को ड्रग्स के लिए भी फोर्स किया जाता था और सेक्स करने के लिए भी फोर्स किया जाता था, चाहे वो फिर आदमी हो या औरत हो। पी डीडी पर ये आरोप लगे थे कि वो अपनी पावर को यूज़ करके ज़बरदस्ती लोगों को इन पार्टीज़ में लेकर आता था, इवन माइनर्स को भी लेकर आता था। फिर वो उन लोगों को ड्रग्स ज़बरदस्ती देता था और उनके साथ एक्टिविटीज़ होती थी, और वो सीक्रेटली उन सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी कर रहा था, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। उस तरह का क्राइम हो रहा था। एक एडल्ट स्टार एंड्रिया शेरी इंग्लिश ने पी डीडी पर केस फाइल करते हुए ये कहा कि उनको इन एक्टिविटीज़ में ज़बरदस्ती धकेला जाता था और वहाँ पे ड्रिंक्स भी स्पाइक्ड रहती थी, और अगर कोई ना कहता तो उनके करियर को पूरा ख़त्म ही कर दिया जाता था। नवंबर 2023 में सामने आई कैसी वेंचुरा, जो कि पी डीडी की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और अब कैसी ने पी डीडी पर आरोप लगाए जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ और कंट्रोल करने के। कैसी ने ये रिवील किया कि कैसे डीडी उनको ड्रग्स लेने के लिए ज़बरदस्ती करता था और ड्रग्स लेने के बाद उनको दूसरों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी फोर्स करता था। और इतना ही नहीं, पी डीडी इन सारी एक्टिविटीज़ को सीक्रेटली रिकॉर्ड भी करता था, और जब कभी कैसी इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए मना करती थी तो पी डीडी उसको बहुत ही ज़्यादा मारता था। और एक बार तो पी डीडी ने अपनी चलती हुई गाड़ी से कैसी को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। एक और इंसिडेंट में ये बात सामने आई है कि जब कैसी ने साल 2018 में पी डीडी को छोड़ने की कोशिश की थी, तब पी डीडी ने उसको उसके घर में जाकर मारा था, लेकिन बाद में जाकर डीडी ने इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया था। एक और इंसिडेंट हुआ था साल 2016 में, जब एक होटल के अंदर पी डीडी और कैसी मौजूद थे। वहीं पे कैसी ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पी डीडी ने उसको पकड़कर वहीं मारा था और घसीटते हुए वो अपने कमरे में लेकर गया। और ये सारा इंसिडेंट सीसीटीवी में रिकॉर्डेड था। बाद में ये रिपोर्ट आई थी कि पी डीडी ने $50,000 उस होटल को दिया था सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए। अब कैसी के सामने आने के बाद एक और महिला सामने आई जिनका नाम है जोई डिकर्सन, जिन्होंने बताया कि ईयर 1991 में पी डीडी ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। पी डीडी ने उनके ड्रिंक्स को स्पाइक करके उनके साथ ये सब किया था, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी की थी। उसके बाद एक और महिला सामने आई, लिजा गार्डनर, जिन्होंने बताया कि पी डीडी ने 1990 में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, और तब लिजा की उम्र थी सिर्फ 16 साल। और ऐसे करते करते टोटल 120 विक्टिम्स सामने आए, जिनमें से 25 माइनर्स थे, और इन सारे लोगों ने पी डीडी पर अलग अलग आरोप लगाए हैं।
जैसे कि उन लोगों को ज़बरदस्ती उन पार्टीज़ में बुलाना, उन सबको ड्रग्स देना, फिर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना, और ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता था। पी डी पर ये भी आरोप लगे थे कि वो उनकी पार्टीज़ में जो बड़े बड़े सेलेब्स को बुलाता था उनको भी ज़बरदस्ती ड्रग्स देकर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करवाता था, और ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया करता था। फिर उसके बाद उन सेलेब्स को ही वो वीडियोस भेजकर उनको ब्लैकमेल भी करता था। इनमें से कई सारे सेलेब्स को तो याद तक नहीं रहता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, जब तक कि वो वीडियोस उनको दिखाई ना जाए। और अब बात करते हैं अमेरिका के एक बहुत ही बड़े सिंगर जस्टिन बीबर के बारे में। जस्टिन बीबर को तो सब लोग जानते हैं। उनके जब इनिशियल डेज थे तब अमेरिका के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था। लोगों ने देखा कि वो मीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे, वो रैश ड्राइविंग भी करते थे, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि वो अपने इनिशियल डेज में जब वो यंग था, अपना करियर का स्टार्टिंग कर रहा था, तब वो विक्टिम था पी डी डी का। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन बीबर को डिस्कवर किया था अशर ने, और अशर साइंड था बैड बॉय रिकॉर्ड्स में। और उसके बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें देखा जा सकता है कि अशर ने सिर्फ 15 साल के जस्टिन को पी डी डी को हैंडओवर कर दिया था, वो भी 48 घंटे के लिए। अब इन 48 घंटों में क्या हुआ था कोई भी नहीं जानता। फिर उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें पी डी डी और जस्टिन को देखा जा सकता है, और जस्टिन बीबर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि पी डी डी जस्टिन बीबर को गले मिलने के बहाने ये चेक कर रहा था कि जस्टिन ने कहीं कोई हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं छुपाई पी डी डी को एक्सपोज करने के लिए। अब थियोरीज ये सामने आ रही है कि जस्टिन बीबर जब यंग था तो पी डी डी ने इसको ज़बरदस्ती ड्रग्स देकर इन सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी शामिल किया था, और जस्टिन बीबर की ये पूरी एक्टिविटीज़ पी डी डी के पास रिकॉर्डेड थी। और जस्टिन बीबर को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि उसने नशे की हालत में क्या क्या किया था। फिर इसके बाद जस्टिन ने खुद को संभालने के लिए पीना शुरू कर दिया था, और वो मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात करते थे। लोगों का अब जस्टिन बीबर की तरफ गुस्सा बढ़ने लगा, जबकि जस्टिन बीबर का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था, वो तो विक्टिम था। और जब इतने सारे सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट्स, फिजिकल अब्यूज़, ये सारे केसेस पी डी डी के खिलाफ आने लगे, तो फाइनली अथॉरिटीज़ ने अब एक्शन लिया, और 25 मार्च 2024 को पी डी डी के घर पे रेड मार दी, और एजेंट्स को पी डी डी के घर से कई सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, ये सब कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी कि उनके घर से 1000 बॉटल्स बेबी ऑयल्स की मिली थी, जिसमें पी डी डी के लॉयर ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि वो बेबी ऑयल कंपनी ने पी डी डी को स्पेशल डिस्काउंट दिया था। बाद में उस कंपनी ने ही रिवील किया कि हमने ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था। और फाइनली 16 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क के एक होटल से पी डी डी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मेजर एक्यूजेशंस लगे थे, जैसे कि रैकेटियरिंग कॉन्स्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग बाय फोर्स, फ्रॉड, ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन। अब ट्रायल्स की शुरुआत हुई 5 मई 2025 को न्यूयॉर्क से, जिसमें पी डी डी रैकेटियरिंग कॉन्स्पिरेसी और सेक्स ट्रैफिकिंग में नॉट गिल्टी साबित हुए, और ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन विद कैसी वेंचुरा एंड जैन, इन दोनों में गिल्टी साबित हुए। अब उसकी अगली सुनवाई 3 अक्टूबर 2025 को है, यानी कि अब 3 अक्टूबर 2025 को ये पता चलेगा कि फाइनली पी डी डी को कितने साल की सज़ा होगी। फिलहाल पी डी डी को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया है, और वहाँ उन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी पी डी डी की पूरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास दौलत, शोहरत, ये सब कुछ आ जाता है, तब उनकी ज़िंदगी संभालनी कितनी मुश्किल हो जाती है, कैसे उनको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है आउट ऑफ द वे जाने के लिए। इस केस में हमें देखने को मिला कि पी डी डी ने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली थी, उसके बाद उसने इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जिसने पूरे हॉलीवुड को शर्मसार कर दिया। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक कहानी देखी थी शंगरी की, जो कि एक कोरियन सिंगर था। वो भी इसी तरह से छोटी फैमिली में पैदा हुआ और आगे जाके बहुत ही बड़ा सिंगर बना, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर वो भी इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।